नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर जो कि हमारे क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमने लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति देखी थी, तो इसे हम बोल सकते हैं चैप्टर 7 में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति का वास्तविकता में हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है ना। जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है। हमें इस पेड़ की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है ना, जिसे हमने मान लिया यहाँ पर x है ना, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है और इस पेड़ का जो ऊपरी सिरा है उसको इस पॉइंट से मिलाने पर यहाँ पर माना 50 डिग्री का कोण बन रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर हमें दे रखे। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे जब भी क्वेश्चंस हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित होंगे, है ना। तो जो हमने अभी तक त्रिकोणमिति को पढ़ा है, आज समय आ गया है उसका हम क्या करें, अप्लाई करें, उसका अनुप्रयोग करें। तो किस तरीके से अनुप्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से एक लाइन है और एक लाइन हम यहां से इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर मैं मान लेता हूं कोई एक ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, ठीक है। अब इस मानव नेत्र से अगर हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और यहीं से हम नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो समझिएगा कि इस केस में हम क्या क्या चीजें निर्धारित करते हैं। मान लीजिए ये कोण जो है वो अल्फा कोण है और ये कोण जो है वो क्या है, बीटा कोण है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो एंगल बनेंगे कितने डिग्री के बनेंगे, 90-90 के बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले एक एक चीज मैं यहां पर आपको डिटेल में बता देता हूं, है ना। अगर हम बात करें इस रेखा की, है ना, तो इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा, और ये वाली भी रेखा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखने के लिए अगर अपनी दृष्टि रेखा को ऊपर की तरफ करता है तो यहां पर कोण कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। और वही व्यक्ति क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो जो दृष्टि रेखा बनती है और उसके द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वह क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये उन्नयन कोण और ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। और बीच वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। इसका मतलब यदि हम उन्नयन कोण की परिभाषा लिखें, उन्नयन कोण, तो क्या होगा, किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर
देखने पर क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण, यहां पर वो कोण कौन सा है? अल्फा। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है जी, कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। मान लीजिए ये हमारी क्या है? क्षैतिज रेखा है। अगर मैं किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये वाला जो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा, और अगर नीचे की तरफ देखूंगा तो ये वाला नीचे की तरफ बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अवनमन कोण, हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ या और देखने पर क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है जी, क्या कहलाता है? अवनमन कोण। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला कोण उन्नयन कोण था, ये वाला कोण अवनमन कोण है। ठीक है जी। और इस अवनमन कोण को हमने किससे निरूपित किया है? बीटा से निरूपित किया है। ठीक है जी। अब प्रश्नों में हमें भाषा के रूप में देखना पड़ेगा कि कब कब हमारा उन्नयन कोण होगा और कब कब हमारा अवनमन कोण होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अगर लाइन ऑफ साइट है, ये अगर हमारी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखिएगा, और ऊपर की तरफ देखने पर हमारे पास कौन सा कोण आएगा? उन्नयन कोण आएगा। जैसे जैसे हम वस्तु के पास में जाते हैं हमारे उन्नयन कोण के मान में वृद्धि होती है। ये ध्यान देना है ना। कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण में वृद्धि कब होती है? जब कोई प्रेक्षक, जब कोई जो ऑब्जर्वर है वो किसी वस्तु के पास में जाएगा तो सदैव उन्नयन कोण में वृद्धि होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर नोट करके मैं लिख देता हूं, क्या नोट करके, कि प्रेक्षक द्वारा वस्तु के पास जाने पर, उन्नयन कोण में वृद्धि एवं दूर जाने पर कमी होती है। ये चीज आपको प्रश्नों में बहुत ही सहायता करेगी कि जब दो जहाज दे रखे होंगे, उन दोनों जहाजों से यदि किसी टावर के उन्नयन कोण का मान दे रखा होगा तो आपको बताया नहीं जाएगा कि पहले जहाज से कितना उन्नयन कोण बन रहा है और दूसरे जहाज से कितना उन्नयन कोण बन रहा है। वह तो सिर्फ इतना बताएगा कि एक उन्नयन कोण 45 डिग्री है
और दूसरा 60 डिग्री है। तो जो जहाज मीनार के जितना पास होगा उसका उन्नयन कोण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और जितना दूर होगा उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होगा। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लेना कि प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को यदि देखा जाता है तो प्रेक्षक जब जब उस वस्तु के निकट जाता है तो उस केस में उस प्रेक्षक द्वारा उस वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण अर्थात उन्नयन कोण सदैव वृद्धि करता है और दूर जाने पर उस कोण में हमेशा कमी आती है। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केस में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिचर्चा होती है। तो साधारणतः विद्यार्थियों को यह दिक्कत आती है कि कब साइन थीटा का प्रयोग करना है, कब कॉस थीटा का प्रयोग करना है, कब टेन थीटा का प्रयोग करना है। तो मैं यहां पर आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में तीनों ही केसेस के बारे में यहां पर बता देता हूं, ठीक है जी। देखिएगा कि प्रश्न में आपको साइन थीटा का प्रयोग कब करना है ना, अर्थात जो कोई भी आपको प्रश्न दे रखा होगा उस प्रश्न में साधारणतः एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है और उसके लंब, आधार एवं कर्ण परिभाषित होते हैं। तो साइन थीटा आप सभी को पता होगा कि लंब एवं कर्ण का अनुपात होता है। तो जब जब प्रश्न में लंब एवं कर्ण की बात की जाएगी तब तब हमें साइन थीटा का प्रयोग करना है। और मैक्सिमम केसेस में टेन थीटा का प्रयोग होता है जो कि लंब एवं आधार का अनुपात होता है, और कॉस थीटा का प्रयोग करना है जब आधार एवं कर्ण का कहीं संबंध प्रश्न में दे रखा हो। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं यहां पर साइन थीटा का प्रयोग के लिए, तो अगर मैं किसी समकोण त्रिभुज का यहां पे निर्माण करूं जिसके तीनों शीर्ष ABC हैं और B जो है वो समकोण शीर्ष है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। मान लीजिए C पर हमने कोई थीटा कोण निर्धारित किया है तो इसके जस्ट सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। जब जब प्रश्न में, और तीसरी वाली भुजा कौन सी होगी भाई, आधार होगी। तो जब जब प्रश्न में हमें लंब एवं कर्ण का संबंध दे रखा होगा, ध्यान रखना भाई, लंब एवं कर्ण का संबंध, लंब एवं कर्ण का संबंध, तब तब हमें साइन थीटा का प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए कि साधारणतः लंब जो होता है वह क्या होता है, यह होता है मीनार की ऊंचाई हो सकती है, ठीक है, यह खंबा हो सकता है जिसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाए, ठीक है, या फिर कोई टावर हो सकता है जिसकी ऊंचाई के बारे में हमें बोला जाए, कोई पेड़ हो सकता है जिसकी ऊंचाई के बारे में हमें बोला जाए। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। मीनार, खंबा, टावर, पेड़, बिल्डिंग, भवन, ऐसी सारी की सारी आकृतियां जो अपनी कोई निश्चित ऊंचाई लेकर के रहती हैं उसे हम समकोण त्रिभुज में लंब की बात क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण कौन कौन से केस में आएगा, तो जब कभी भी आपको रस्सी की लंबाई की बात की जाए, बोला जाए कि एक सर्कस में एक खूंटा लगा हुआ है, खूंटे के एक सिरे पर रस्सी बांधी हुई है और दूसरा सिरा किसी मीनार या फिर किसी खंबे के उच्चतम सिरे से जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब जब इस तरीके की स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात की जाएगी तो हम उस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बारे में परिचर्चा करेंगे। और क्या केस हो सकता है, पतंग की डोर भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कभी भी हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोर है ना, पतंग की डोर जो होगा वह किसी बने एक काल्पनिक समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना, जब कभी भी आप पतंग उड़ाओगे तो आपको केवल पतंग और डोर दिखाई देगी, उस पतंग की धरातल से ऊंचाई और आपकी उस लंबवत ऊंचाई से दूरी है ना, क्षैतिज दूरी कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। यह केवल कल्पना मात्र से एक समकोण त्रिभुज द्वारा निर्मित होती हैं और हमें वहीं से ही प्रेक्षित किया जाना चाहिए या फिर प्रेक्षण लिया जाना चाहिए कि कब कब हमें पतंग की डोर को कर्ण के रूप में मानना है। तो और कर्ण के रूप में मानने के पश्चात समकोण त्रिभुज में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हम उसको हल कर सकते हैं। तो साधारणतः रस्सी हो जाती है, पतंग की डोर हो जाती है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके केस में होंगे, समकोण त्रिभुज के कर्ण के केस में होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी समकोण त्रिभुज में हमें कॉस थीटा वाला अनुपात जो है वो कब लेना है। साधारणतः हम इसे ABC से लिखते हैं और यह अपने पास समकोण वाला, समकोण के सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, कर्ण भुजा होगी,
और अगर ये थीटा ले लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और तीसरी वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमें cos थीटा का प्रयोग करना है तो हमें पता होता है कि cos थीटा जो होता है वह आधार एवं कर्ण का संबंध होता है, आधार एवं कर्ण का संबंध दर्शाता है ना। तो उस केस में देखिएगा कि आधार और कर्ण के संबंध में, तो कर्ण तो मैंने आपको बता दिया कि रस्सी हो सकती है या पतंग की डोर हो सकती है। अब आधार क्या होती है, आधार साधारणतः क्षैतिज दूरी होती है। क्या दूरी होती है, क्षैतिज दूरी। कभी भी आपको बोला जाए किसी प्रश्न में कि किसी प्रेक्षक और किसी भवन के मध्य की क्षैतिज दूरी, या कोई प्रेक्षक किसी भवन की तरफ 2 मीटर चला है, इसका मतलब वो हवा में तो उड़ के नहीं गया, उसने अपनी दूरी क्षैतिज तल के ऊपर ही तय की है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज दूरी बोलते हैं। तो जब जब हमारे प्रश्न में किसी भी आधार एवं कर्ण के मध्य संबंध स्थापित करने या फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न में हिंट दिया होगा तो हम cos थीटा लेंगे, और sin थीटा कब लेना है, लंब एवं कर्ण के अनुपात के केस में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और लगभग 80% क्वेश्चन जो है वो tan थीटा पर आधारित होते हैं, जो कि लंब एवं आधार का अनुपात निर्धारित करते हैं। देखते हैं भाई इसको। अगर हमें कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम पुनः हम ABC ले लेते हैं, और कोण वही हम थीटा निर्धारित करते हैं। ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यह कोण क्या होगा, थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। और हम सभी को पता है कि tan थीटा जो है वह लंब एवं आधार में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो हम यहाँ साफ शब्दों में लिख देते हैं, लंब एवं आधार के मध्य संबंध, लंब एवं आधार के मध्य संबंध। ठीक है, अब हमारा ऑब्जर्वेशन वही होगा, लंब वही भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, जो भी आपको ऊंचाई के केस में बोला जाए तो लंब होगा। और आधार कौन सा, हमारी जब जब क्षैतिज दूरी कवर होगी किसी प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज तल पर किसी भवन, किसी मीनार, किसी टावर या फिर किसी खंबे की तरफ वो अगर अग्रसित होगा या दूर जाएगा, तो उस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे, आधार का प्रयोग करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, और मैंने आपको बता भी दिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट है। हालांकि कॉट सेक और कोसेक भी इनके विलोम अनुपात देते हैं, लेकिन हम साधारणतः एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम 3 अनुपातों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न में कभी कॉट थीटा नहीं दिया होगा, बिल्कुल प्रश्न में कॉट थीटा का भी जिक्र हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉट थीटा को हमारे सरल और सहज टेन थीटा में परिवर्तित कर देना होगा, जो कि मैं लास्ट चैप्टर में आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो अब बिना देरी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर से संबंधित सारी की सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे, देखिएगा आपके बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रश्नावली के क्वेश्चंस तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसे आपकी बुक में दृष्टांतीय उदाहरण बोला गया है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जब कभी भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अर्थात प्रश्न में जो भी आपको सूचनाएं दे रखी हैं, जो भी आपको यहाँ पर चीजें दे रखी हैं, उन सभी को समकोण त्रिभुज में पहले आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। उसी के पश्चात हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज हमसे पूछी गई है और कौन कौन से मान हमें प्रश्न में दिए गए। तो चलिए हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में क्या बोला गया, एक स्तंभ, स्तंभ देखते ही वर्ड दिमाग में आना चाहिए कि कोई ऊंचाई आपको दे रखी है, मतलब समकोण त्रिभुज के लंब के बारे में बात किया है। तो एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है ना, उन्नयन कोण मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया। इसका मतलब हम क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि नीचे की तरफ देख रहे हैं, दिमाग लगाओ। उन्नयन कोण का मतलब है कि सदैव प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखा जाएगा। तो इस कोण का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आपका प्रश्न कोई भी हो, आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। चलिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया।
समकोण त्रिभुज बनाने के पश्चात हमें ABC नाम देना पड़ेगा इसको, है ना। आप अपनी मर्जी से PQR भी दे सकते हो, लेकिन साधारणतः हम ABC देते हैं। चलिए, ये कोण कितने डिग्री का है? ये कोण 90 डिग्री का। यह बनाना अति आवश्यक है। साधारणतः विद्यार्थी समकोण त्रिभुज बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री को इंगित नहीं करते हैं, निर्धारित नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन यहीं पे ही गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। चलिए, कर्ण भुजा। थीटा हम ये मान लेते हैं, थीटा का मान हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री है ना। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है भाई? लंब होती है। और यहां पर लंब क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? एक स्तंभ बोला गया है। हमें बोला गया है यह एक क्या है? स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ के नीचे ही लिख देते लंब, है ना। और किसी बिंदु से, क्षैतिज पर किसी बिंदु से किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस बिंदु से उस शिखर की जो दूरी है वो 10√3 मीटर दे रखी है। तो ये दूरी कितनी दे रखी है? 10√3 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में डेटा दे रखा है उसको लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एक स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, हम इसे मान लेते हैं, माना कितनी है? AB मीटर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। ठीक है, क्षैतिज पर किसी बिंदु से, क्षैतिज पर किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, इसे हम थीटा लेते हैं। थीटा का मान हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उस बिंदु से कौन से बिंदु से? जहां से हमने उन्नयन कोण लिया, उस बिंदु से स्तंभ की दूरी, इसे हमने क्या माना है? BC का मान हमें कितना दे रखा है? 10√3 मीटर के बराबर दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस स्तंभ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आधार हमें दे रखा है और ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब कभी भी आधार और ऊंचाई मतलब लंब एवं आधार के मध्य जब आपको संबंध का पूछा जाएगा, तब आपको किसका प्रयोग करना होगा? tan थीटा का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रश्न में समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान, tan थीटा क्या होता है भाई हमारे पास? ये होता है लंब बट्टे आधार के बराबर, है ना। लंब कितना है भाई? यहां पर लंब है हमारा AB और आधार कितना है? BC। AB का मान हमें ज्ञात करना है और BC का मान हमें कितना दे रखा है? 10√3 के बराबर दे रखा है। ध्यान से देखिए, प्रश्न में दे रखा है 10√3 मीटर के बराबर। अब हम क्या करेंगे? यहां से थीटा में कितना दे रखा है? थीटा में दे रखा है 60 डिग्री के बराबर, मतलब tan 60। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो कि हम लास्ट 2 चैप्टर्स में देख चुके हैं। tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? tan 60 का मान √3, है ना। अब यहां पर दाएं पक्ष में कितना दे रखा है? AB बट्टा 10√3, वज्र गुणा करेंगे तो AB का मान किसके बराबर आएगा? ये आएगा 10√3 गुणा √3 के बराबर। आपको पता होगा कि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 10 गुणा 3 तो हमें किसके बराबर मिलेगा? यहां पर 30 मीटर के बराबर मिलेगा। अंतिम उत्तर आपको भाषा के रूप में लिखना है कि खंबे की ऊंचाई या स्तंभ की ऊंचाई। आप क्या लिखोगे? अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी है भाई? 10√3 मीटर है। ठीक है, 10√3 मीटर है। क्लियर है भाई सभी को? तो हमने यहाँ पे एक सबसे आसान प्रश्न को कंप्लीट किया है
और हम बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा और क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से हार्ड होते जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, ये आपके सारे बुक के सॉल्व एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए। हमें एक पुल दे रखा है ना, उस पुल की ऊंचाई कितनी है भाई, 50 मीटर है, और बोला जाता है कि एक नाव का अवनमन कोण। अब ध्यान दीजिए यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होगा, क्षैतिज रेखा से हम नीचे की तरफ देखेंगे, बात समझ में आ रही ना रे। उन्नयन का मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखा से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी अच्छे से। अब सुनिएगा, 50 मीटर एक पुल, मैंने आपको क्या बोला कि आपको ऐसे प्रश्नों में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा एबीसी समकोण त्रिभुज है, जहां पर बी जो है वह कितना है भाई, 90 डिग्री है ना, बी कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि यह हमें क्या दे रखा है, एक पुल दे रखा है, ठीक है, ये पुल दे रखा है ना। पुल मतलब ऐसा कुछ होगा इस तरीके से, है ना, लेकिन हमें इस पुल के शिखर से बोला गया है ना, पुल ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान दीजिए, इस बिंदु से इस जहाज का, यहां पर हम मान लेते हैं कि जहाज है ना, इस जहाज का अवनमन कोण दे रखा है। ध्यान दीजिए भाई, अवनमन का मतलब क्या होता है, हमें कहां की तरफ देखना है, नीचे की तरफ देखना है। तो ये जो कोण दे रखा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। कोई व्यक्ति यहां पे बैठा होगा जो इस जहाज को देख रहा है नीचे की तरफ, और कितने डिग्री कोण पे देख रहा है, 30 डिग्री कोण पे दे रखा है। अब सुनिएगा, अवनमन कोण दे रखा है तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो आपका ये कोण भी कितना होगा भाई, 30 डिग्री होगा, क्योंकि क्या बन रहा है भाई, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। जेड का मतलब क्या होता है, एकांतर कोण, इंग्लिश में बोले तो ऑल्टरनेटिव एंगल, है ना। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो जो अवनमन कोण ऊपर से देखने पर प्राप्त होगा वही उन्नयन कोण बन जाएगा जब हम नीचे से उस पुल को देखेंगे नाव पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है जी। अब नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पुल की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 50 मीटर, और 37 दूरी मैंने आपको क्या बोला था कि 37 दूरी आपकी हमेशा आधार होती है, तो वह 37 दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई ये हमने ए बी माननी है। ए बी का मान हमें दे रखा है 50 मीटर के बराबर, ठीक है। अब पुल से जहाज का अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, ये थीटा है और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, और ये बराबर किसके होगा, उन्नयन कोण के, जब हम जहाज से उस पुल को देखेंगे, है ना। अब पुल से जहाज की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी, ये दूरी हमें कितनी दे रखी है भाई, बीसी। बीसी का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हो लंब आपको दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग में लिया जाए, हाँ जी बताइए कौन सा लिया जाए, जी हाँ tan थीटा। और किस में लेंगे tan थीटा, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना। tan थीटा, tan थीटा भाई क्या होता है भाई, लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बट्टे आधार। ये लंब हमें कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है, ठीक है। अब ए बी का मान हमें 50 दे रखा है और बी सी का मान हमें ज्ञात करना है, और थीटा हमें दे रखा है किसके, 30 डिग्री के बराबर। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है भाई, है ना, लास्ट चैप्टर्स में सारे हमने किए हैं, है ना। तो बी सी का मान वज्र गुणा करने पर किसके बराबर आएगा, 50√3 मीटर के बराबर आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ऊंचाई मीटर में दे रखी है तो मीटर में लेनी है, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में लेनी है, ठीक है। इंच में, फिट में, जो आपको इकाई मात्रक ऊंचाई में दे रखा है
वही आपको मात्रक दूसरी दूरी के पीछे भी लगाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और मात्रक नहीं लगाओगे तो नंबर कट सकते हैं और कटेंगे, है ना। अतः पुल से जहाज की क्षैतिज दूरी, अंतिम उत्तर किसके रूप में? भाषा के रूप में। अतः पुल से जहाज की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी कितनी? ये अपने को 50√3 मीटर के बराबर प्राप्त हुई है। ठीक है जी, मामला आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, है ना, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, प्रश्न को पढ़ते ही थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, यहां पर इस बार 2 ऑब्जेक्ट है और जिनकी ऊंचाइयां अलग अलग हैं। एक तो छात्र दे रखा है और एक मीनार दे रखी है। हमें उसी समय, देखिए भाई यहां पे एक वर्ड प्रयोग में लिया है उसी समय। उसी समय का मतलब है कि जब हम मीनार की या छात्र की छाया की लंबाई नापेंगे तो टाइम एकदम एग्जैक्ट सेम होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर उन दोनों की परछाइयों की लंबाइयां नापने में यदि हमने समय अंतराल रखा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो आपको पता है कि पूरे दिन में एक जैसा नहीं पड़ता है, कुछ समय पश्चात उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है एट ए टाइम होना चाहिए, उसी समय होना चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम सटीक बैठेगा। चलिए यहां पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, देखिए ये एक और ऑब्जेक्ट है ना। इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, है ना, और इसे मैं दे देता हूं क्या? पी और क्यू। देखिएगा ये भी कोण 90 डिग्री होगा और ये भी कोण 90 डिग्री। पहले हम डायग्राम में जो जो चीजें दे रखी है वो अंकित कर लेंगे। देखिएगा एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया, तो ये छात्र हम मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। अगर छात्र इस तरीके से खड़ा है तो छाया जमीन पर बनेगी। और ये दूरी कितनी दे रखी है आपको? ये दूरी दे रखी है हमें 1 मीटर के बराबर दे रखी है, ठीक है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। मान लीजिए हम ये इससे मीनार ले लेते हैं, ठीक है। और इस मीनार की जो छाया है वो कितनी आ रही है? ये आ रही है हमारे पास 5 मीटर के बराबर। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है जी। अब सुनिएगा, उसी समय का फायदा यह है कि ये कोण दोनों ही केस में क्या बनेगा? थीटा बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। अब देखिए छाया कैसे बनेगी भाई? सूर्य यहां पर प्रकाशित होगा, ठीक है, और उस वजह से मीनार की भी छाया जमीन पे बनेगी और इस क्या बोला गया है, एक छात्र की छाया है वो भी जमीन पे बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये बन रहा है मामला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कोण यहां से, ठीक है, और ये कोण यहां से। मान लीजिए ये कोण थीटा है और ये भी कोण क्या है? थीटा है। तो आप देख सकते हैं कि ये थीटा है तो जेड बन रहा है, तो ये भी थीटा होगा, और यहां पे भी जेड बन रहा है, ये भी थीटा होगा। तो हम भाषा में क्या लिखेंगे इसको समझिएगा, ठीक है। माना किसी समय सूर्य के प्रकाश का अवनमन कोण
है ना, अवनमन कोण बराबर किसके, थीटा के, ठीक है। अब छात्र की लंबाई, छात्र की लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, लंबाई, छात्र को हमने क्या माना है, पी क्यू माना है ना, पी क्यू बराबर कितना दे रखा अपने को, 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्या, छात्र की परछाई, छात्र की परछाई, परछाई इसकी क्या है, QC है ना, इसका मान किसके बराबर, 1 मीटर। अब देखो डायग्राम से ही सारी चीजें यहां पर भाषा के रूप में लिखी जा सकती है आसानी से, है ना। फिर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है ना, इसका मान है AB और AB जो है वो हमें ज्ञात करना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और मीनार की परछाई, मीनार की परछाई, ठीक है, ये क्या है भाई, BC है, BC का मान हमें दे रखा है किसके बराबर, 5 मीटर के बराबर, ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, इन दोनों समकोण त्रिभुज को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में और इधर समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, PQC में, समकोण त्रिभुज PQC में, है ना। देखिएगा क्या मिलता है यहां से, समकोण त्रिभुज ABC में अगर मैं tan थीटा लूं, है ना, tan थीटा, तो tan थीटा का मान किसके बराबर होगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, तो ये हो जाएगा AB बट्टा BC के बराबर। AB का मान हमें ज्ञात करना है और BC का मान हमें 5 दे रखा है, और ये अपने पास क्या है, tan थीटा, एज इट इज रखते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले समकोण त्रिभुज PQC में, इसमें भी थीटा ही है, तो tan थीटा का मान PQ बट्टा QC होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, tan थीटा का मान ये होगा PQ बट्टा QC के बराबर, ठीक है। अब PQ का मान हमें दे रखा है 1.5 और QC का मान दे रखा है 1 के बराबर, तो ये अपने पास tan थीटा, तो tan थीटा कुल मिलाकर के किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1.5 मीटर के बराबर आएगा, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अब ध्यान दीजिए कि दोनों में ही tan थीटा है, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर होंगे, मतलब AB बट्टा 5 का जो मान है वो 1.5 के बराबर होगा, तो AB का जो मान होगा वो 1.5 इंटू 5, 15 इंटू 5 75, 75 मतलब 7.5 मीटर, इसका मतलब मीनार की जो ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी, 7.5 मीटर के बराबर। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये होगी 7.5 मीटर के बराबर, ठीक है जी। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, है ना, हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया। अच्छे से इसको डायग्राम को देखिए, कोण हमने किस तरीके से लिया है उसको भी देखिए, और उसके पश्चात हमने किस तरीके से इसको हल किया है उसको भी अब एक बार देख लीजिए, ठीक है जी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके सॉल्व एग्जाम्पल जो दे रखे हैं किताब में, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।